नमस्कार। चुनाव आयोग ने आखिर देश भर में एसआईआर की घोषणा कर दी, कम से कम 12 राज्यों में। जैसा कि हम पहले कह रहे थे, बिहार केवल पहला कदम था। पूरे देश भर में एसआईआर लागू होना था, लेकिन वो एसआईआर कैसा होगा, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन था। और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जबकि डॉक्यूमेंट रिलीज हो गए हैं, अभी भी कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको समझाना, बताना कि ये नया एसआईआर क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और इसके बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सबसे पहले आप सबको छठ की शुभकामनाएं। अब जब मैं बच्चा था तो मुझे पता भी नहीं था कि छठ क्या चीज होती है। राजस्थान में हुआ करता था, जेएनयू दिल्ली आके पता लगा कि छठ क्या होती है, लेकिन अब पूरे देश को पता लग गया। तो बिहार का जलवा अब पूरे देश में है। छठ की शुभकामनाएं आप सबको। शुरुआत एक मुहावरे से करता हूं। जो छठ में, जो एसआईआर में जो बदलाव आया है, पहला एसआईआर और अब जो दूसरा चरण एसआईआर का है, उसकी तुलना आप यूं कीजिए कि जो बम था वो अब बंदूक बन गया है। बम में क्या होता है, आप फेंकते हैं, बहुत जगह पे नुकसान होता है। जिनको आप चाहते हैं नुकसान करना उन्हें भी होता है, जिन्हें नहीं चाहते वहां पे भी होता है। बंदूक में क्या होता है, टारगेटेड होती है। जैसे आजकल के जमाने की टारगेटेड मिसाइल होती है ना, टारगेटेड, आपने तय किया यहां मारना है, बस उसी फ्लोर के ऊपर जाके नुकसान होगा, ना नीचे ना ऊपर। टारगेटेड मिसाइल। तो जो एसआईआर में बदलाव हुआ है वो ये कि पहले का जो एक फूहड़ सा मोटा सा बम था, जिससे जिन लोगों को नुकसान पहुंचाना था उन्हें भी हो रहा था, दूसरों को भी हो रहा था। बीजेपी के समर्थकों को भी बहुत नुकसान हो रहा था, जिन्हें चुनाव आयोग नहीं करना चाहता था वो भी परेशान थे। वो बदल के अब एक टारगेटेड हथियार बन गया है, जिसका इस्तेमाल अब सावधानी से, केयरफुली होगा। इधर उधर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हथियार अभी भी है और उतना ही खतरनाक है, कुछ मायने में पहले से ज्यादा खतरनाक है। वोटबंदी का चरित्र नहीं बदला है एसआईआर का। जो मूल बात है कि चुनाव आयोग इसमें दिखाएगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा कि भाई हमने तो इसमें कई सुधार कर दिए, कई चीजें आसान कर दी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने अपने लिए आसान किया है। वोटर के लिए थोड़ी बहुत सहूलियत है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको बताया जाएगा कि नहीं, ये तो हम वोटर लिस्ट में शुद्धि के लिए कर रहे हैं। शब्द का प्रयोग आज फिर सीईसी ने बार बार किया। ये सफाई के लिए नहीं हो रहा, ये सफाया करने के लिए हो रहा है। कुछ खास तरह के नामों को वोटर लिस्ट में निकालने की जो जिद है, उस पे चुनाव आयोग बरकरार है। तो जो इसका मूल चरित्र है एसआईआर का, मूल चरित्र वोटबंदी का, वोट काटने का, बहिष्कार का, एक्सक्लूजन का, वो चरित्र अब भी बरकरार है, ठीक वैसा ही है। पहले से, शायद पहले से ज्यादा पैना है। लेकिन पहले देखें, जो चुनाव आयोग ने कुछ राहत दी है, कुछ छूट दी है, उसके बारे में देखें कि ये क्या राहत है, क्या छूट दी है चुनाव आयोग ने, क्योंकि कुछ बदलाव तो हुए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार से अपने मतलब की कुछ बातें सीख ली। अपने मतलब की ये कि भाई इतना हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, जैसे बिहार में किया। 24 घंटे के नोटिस पे आप करोगे तो जाहिर है गड़बड़ होगी। तो इसलिए अब चुनाव आयोग ने कई महीनों तक तैयारी की है। कई राज्यों में उतना हड़बड़ी में नहीं है, बीएलओ की ट्रेनिंग की जाएगी। और जो सबसे बड़ी चीज भी है कि 2002 की लिस्ट में किन लोगों का नाम था, किसका नहीं था, उसकी चुनाव आयोग ने इन 12 राज्यों में पहले से तैयारी कर ली है। तो कम से कम ये नहीं है जो बिहार में था कि पहले आदेश किया, उसके बाद लागू करने के तरीके सोच रहे थे, वो नहीं हो रहा है। इतना बदलाव हुआ है। तीसरा, जो दस्तावेजों का बोझ है वो कुछ कम हुआ है, दो मायने में कम हुआ है। पहला तो ये कि बिहार में एग्जेम्पशन शुरू में दिया था सिर्फ उन लोगों को जिनका अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। बाद में चुनाव आयोग को समझ आ गया कि भैया ऐसे करने से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो सिर्फ 30-40% लोग निकलेंगे। फिर चुनाव आयोग ने चोर दरवाजे से दूसरों को भी एग्जेम्पशन देना शुरू किया। वो जिनके माँ पिता का नाम था, फिर उनको भी जिनका कोई भी रिलेटिव का नाम था, जिसके बारे में मैंने बोला है। अब चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से ये कह दिया है
कि अगर आपके किसी भी रिलेटिव का, आपका नाम 2003 में, 2002 से लेकर 2004 तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिस्टें होंगी। 2002 से 2004 की लिस्ट में अगर आपका अपना नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का नाम है तो जरूरत नहीं है। और अगर किसी रिलेटिव का है, किसी रिश्तेदार का है, हालांकि रिश्तेदार कौन हो सकता है इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अ, दादा चाचा ताऊ तो हो सकते हैं, क्या मामा नाना भी हो सकते हैं, क्या सास ससुर भी हो सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इम्प्लीकेशन है सास ससुर वाले मामले का। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये चीज कि चुनाव आयोग ने इतना कह दिया है कि आपका कोई रिलेटिव भी यदि होता है तो आप उसे आप को अब डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। और उसके आधार पे दावा किया है कि अब कम से कम 70-75% लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो चुनाव आयोग ने पब्लिक के लिए भी सुविधा कर दी, अपने लिए भी सुविधा कर दी। दूसरा ये भी कि अ, शुरू के फेज में एन्यूमरेशन फॉर्म देते वक्त आपको कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। बिहार में ये कहा गया था, लेकिन वहां भी चुनाव आयोग को हफ्ते भर में पता लग गया कि भैया ये तो नहीं होगा, तो चुनाव आयोग को प्रेस रिलीज देके कहना पड़ा कि नहीं नहीं आप दस्तावेज मत दीजिए। अब चुनाव आयोग ने फॉर्मली ये बात कह दी है कि आपको दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है पहले फेज में। लेकिन होगा क्या, मैं बाद में उसमें आऊंगा। अब चुनाव आयोग कहता है कि अगर आपका किसी भी रिश्तेदार का नाम है ऑलरेडी तो आपका वहीं पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपके एन्यूमरेशन फॉर्म में आपने कहा कि नहीं मेरे किसी रिश्तेदार का नाम नहीं था, या कि मैं साबित ना कर पाऊं कि मेरे किसी रिश्तेदार का नाम 2003-4 में था, तो मुझे नोटिस मिलेगा और तब मुझे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मामला आसान हो जाता है। निश्चित ही जिन लोगों पे डॉक्यूमेंट की जिम्मेवारी है वो संख्या कम हो जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट का खेल गहरा हो जाता है। लेकिन उस पर 2 मिनट में आऊंगा। एक आधी बात और जो इसमें सुविधा हो गई है वो ये कि अब राजनीतिक दलों को बीएलए जो होता है, एक सरकारी बीएलओ होता है और एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होता है जिसको बीएलए कहा जाता है, बूथ लेवल एजेंट। अब उसको परमिशन दी गई है कि आप भी चाहें तो आप लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं, 50 लोगों का रोज कर सकते हैं। पार्टियों का काम आसान हुआ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग का काम आसान हुआ। चुनाव आयोग को जितनी परेशानी हुई थी पिछली बार बिहार में इकट्ठा करने में, और आखिर में कहा था भैया छोड़ो लोगों के घर मत जाओ, अपने घर बैठ के भर लो, वो करने की बजाय अब वो इलीगैलिटी कम होगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जो नाम शामिल नहीं होंगे उन नामों की सूची चुनाव आयोग खुद ही सार्वजनिक करेगा, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट से करवानी पड़ी थी और चुनाव आयोग ने इतनी मुश्किल से की थी। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वो हम अपने आप कर देंगे। ये सहूलियत की बात है। सहूलियत एक ये भी है कि अब तक एन्यूमरेशन फॉर्म में उस व्यक्ति का दस्तखत होना जरूरी था। अब व्यक्ति कहीं बाहर है, माइग्रेंट है, कैसे करेगा। अब एक सहूलियत कर दी गई है कि फॉर्म में परिवार का कोई व्यक्ति साइन कर सकता है उस व्यक्ति के बदले। तो ये चीजें सहूलियत है, इससे चीजें कुछ आसान हुई है। लेकिन इससे जो मूल चरित्र है वो नहीं बदला है। और जो वोटर लिस्ट की, जो चुनाव आयोग का दावा है कि भाई ये तो हम वोटर लिस्ट की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, वो दावा इससे साबित नहीं होता है। क्योंकि हकीकत ये है कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं। दावा ये बार बार किया जा रहा है, आपको मुझे हमेशा बताया जा रहा है कि देखिए वोटर लिस्ट में समस्या है, वोटर लिस्ट को साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बार बार कहा है कि देखिए वोटर लिस्ट साफ करनी है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो करनी है तो आप शुरुआती कुछ काम तो कर सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया चीफ इलेक्शन कमीशन से डुप्लीकेशन के बारे में। डुप्लीकेशन मतलब एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह पे है, एक से ज्यादा जगह एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, अलग अलग राज्यों में है। और पता है चुनाव आयोग का क्या जवाब था? प्रश्न ये था कि सर ये डी डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए क्या आप कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आंकड़ा दिखाया कि 5 लाख से अधिक ऐसे नाम हैं जो 2 जगह पे हैं। तो उसे कैसे करेंगे आप? डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? और मजे की बात यह है कि खुद चुनाव आयोग सन 2016 में इसका पूरा प्रोटोकॉल बना चुका है कि क्या आईटी टूल्स यूज करेंगे, डुप्लीकेट नामों को कैसे हटाएंगे। चुनाव आयोग का जवाब था कि नहीं अब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि डुप्लीकेशन तो तब होगा जबकि एक व्यक्ति दो जगह पे एन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, और अगर ऐसा करेगा तो देखिए इलीगैलिटी है ना। अब ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमें पुलिस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति को क्राइम नहीं करना चाहिए, या गलती से भी किसी के दो जगह पे नाम आ जाए जैसा कि आज की तारीख में है, देश भर में है। अभी तो एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भरे गए ना देश भर में। देश भर में इतने लोगों का नाम एक डबल जगह पे है, और चुनाव आयोग जिसने खुद कहा था कि डुप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर के जरिए चेक करना चाहिए, और जो संभव है, आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कीजिए तो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त को इसमें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है, इसका कोई प्रोविजन नहीं है नए ऑर्डर के अंदर, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा है जंक नेम्स, मतलब नाम की जगह ब्लैंक, नाम की जगह सिर्फ मात्रा, आदमी के नाम की जगह औरत का नाम, उस व्यक्ति का नाम भी वही, उसके पिता का नाम भी वही, उसका नाम अपने पिता की जगह भी लिखा हुआ है, तमाम तरह की चीजें। नाम ब्लैंक है, मकान का नंबर ब्लैंक है, मकान का नंबर की जगह कोई दूसरी चीज लिखी हुई है। और ऐसे हजारों लाखों केस हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। इसके लिए चुनाव आयोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है नई चीज। दूसरी समस्या जो हमने कोर्ट के सामने रखी थी कि भाई महिलाओं का नाम कट रहा है एसआईआर की वजह से। बिहार में वोटर लिस्ट में महिलाओं का जो अनुपात था धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन एसआईआर की वजह से दोबारा एकदम नीचे गिर गया। 10 साल के काम को एसआईआर ने मिट्टी में मिला दिया। तो अब उम्मीद करते थे कि चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ काम करेगा। कोई जिक्र नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि एक समस्या है। जो माइग्रेंट है उनके बारे में जिक्र तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इतना ही कहा कि माइग्रेंट लोगों की समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि उन्हें ऐप का इस्तेमाल करेंगे। बाद में मैंने देखा कि नहीं, ऐप के अलावा उन्होंने ये सुविधा भी दी है कि उनका फॉर्म उनका घर में कोई और व्यक्ति भर सकता है। लेकिन अगर बाकी लोग भी गए हुए हों तो इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो याद रखिए, वोटर लिस्ट के सुधार में चुनाव आयोग को दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी किसी और चीज में है। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट का सुधार करना होता तो चुनाव आयोग के पास बड़े साधारण तरीके थे, जो 2003-4 में किया गया। 2002-3-4 में जो हुआ वो था कि आपके घर जाके व्यक्ति जाता था, आपके घर जाके आपका नाम लिखता था, वेरीफाई करता था, नए नाम जोड़ने होते थे, पुराने काटने होते थे, दोनों काम करता था। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किसी और चीज में। और उसी चीज पे मैं आपको ध्यान देना चाहता था कि एसआईआर का जो मूल स्वरूप है वो अब भी वोटबंदी का ही है, एक्सक्लूशनरी है। असली निशाना वही है, बाकी बातें हैं, बाकी सुंदर शब्द है, लेकिन असली खेल वही है। और ये बात बदली नहीं है, उसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। और जो बुनियादी चीज क्या है, क्यों कहता हूं मैं मूल स्वरूप नहीं बदला है? क्योंकि 75 साल तक इस देश में वोटर लिस्ट पे नाम होना वोटर की जिम्मेवारी नहीं थी, सरकार आके लिखती थी नाम आपका। एसआईआर में जो बेसिक बदलाव हुआ कि पहली बार इस देश के इतिहास में अब वोटर के कंधे पे जिम्मेवारी डाल दी गई है कि तुम फॉर्म भरो और फला तारीख तक अगर तुम फॉर्म भर के नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये वो चीज है जहां जहां आप करेंगे 5-10% लोगों के नाम कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि जैसे ही लोगों के इस कंधे पे जिम्मेवारी डाली जाती है उसका नतीजा ये होता है कि कुछ लोग रह जाते हैं, खासतौर पे कमजोर लोग, खासतौर पे गरीब लोग, कम शिक्षित लोग, गांव के किनारे पे रहने वाले लोग, कम जानकारी वाले लोग अपने आप रह जाते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति का फॉर्म 1 महीने में जमा नहीं होगा उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट से कट जाएगा। 20 साल से आपका नाम वोटर लिस्ट में था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नाम, आपका एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट जाएगा। आपको ना कोई नोटिस मिलेगा, ना कोई आदेश मिलेगा, ना सुनवाई होगी, ना ही कोई अपील होगी। कोई व्यवस्था इसकी पहले भी नहीं थी और चुनाव आयोग ने कोई व्यवस्था उसकी अभी भी नहीं की है। दूसरा जो इसमें विचित्र बात थी एसआईआर में
कि इसने अचानक कहा कि सन 2002 से 4 के बीच में जो रिवीजन था वो पवित्र था, अगर आपका नाम उसमें है तो आप नागरिक हैं। हमने कहा कैसे भाई? उन्होंने कहा तब हमने नागरिकता चेक कर ली थी ना। फिर हमने वो डॉक्यूमेंट निकाल दिया, डॉक्यूमेंट हमने दिखा दिया कि आपने तो कोई नागरिकता चेक नहीं की। तो अब तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा ना भाई, अब क्या है? मुझे बताइए, 2008 में अगर मेरा नाम था, 2014 में अगर मेरा नाम था, तो 2014 में क्या बुराई थी और 2003 में ऐसी क्या पवित्रता है? कोई उत्तर नहीं। लेकिन 2002 से 2004 के बीच में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में था, तब माना जाएगा कि आप नागरिक थे, और अगर उसके बाद में था तो माना जाएगा कि आप नागरिक, आपको नागरिकता साबित करनी है। क्यों? कोई जवाब नहीं इसका चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये इस मायने में फिर ये एक्सक्लूशनरी है। तीसरा, जो दस्तावेज मांगे जाएंगे, दस्तावेज कम लोगों से मांगे जाएंगे, सब लोगों से नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन जिनसे मांगे जाएंगे वो वही दस्तावेज होंगे जो कि पहले मांगे जा रहे थे, वही 11 दस्तावेज जिनके बारे में बार बार हमने बताया, कहा, पूछा कि भाई क्या खास बात है इन दस्तावेजों में। सिर्फ आधार ही नहीं, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वो सारे दस्तावेज जो चुनाव आयोग कल तक स्वीकार करता था इस देश में, आज भी स्वीकार करता है, आज रात तक स्वीकार करता है, वो दस्तावेज अचानक कल से क्यों अमान्य कर दिए गए? कोई कारण नहीं। और फिर वही बात रट के बार बार पूछा जाए कि देखिए आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि भाई साहब मार्कशीट क्या नागरिकता का प्रमाण है क्या? जो 11 दस्तावेजों की सूची आपने देखी, इन 11 दस्तावेजों में से 9 दस्तावेज ऐसे हैं जो कि किसी भी तरह से नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इनमें से केवल 2 हैं जिन्हें आप नागरिकता का प्रमाण कह सकते हैं, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। एनआरसी हुआ नहीं है, पर एनआरसी होता तो वो भी हो जाता, बाकी बच गए 8। अब आप ही बताइए, इन 8 डॉक्यूमेंट्स में से नागरिकता का प्रमाण क्या है? कोई भी नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आधार नागरिकता का प्रमाण है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस देश में नागरिकता का प्रमाण इस देश के 90% लोगों के पास नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप मार्कशीट को मानने को तैयार हो, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट मानने को तैयार हो, अगर आप जमीन के पट्टे को मानने को तैयार हो, अगर आप फॉरेस्ट राइट के पट्टे को मानने को तैयार हो, तो फिर आधार को मानने को तैयार क्यों नहीं हो? कोई जवाब नहीं। आधार का जिक्र कर दिया गया, लेकिन आधार का जिक्र करके साथ में बताया गया कि आधार को केवल आइडेंटिटी के रूप में माना जाएगा, आधार के साथ आपको एक दूसरा दस्तावेज देना पड़ेगा। 3 महीने से बहस हो रही है, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। घुमा फिरा के, जिसे कहते हैं ना मुहावरे में, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, जितनी बार नली में से निकालो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। फिर यही कि नहीं आधार, तो आधार नहीं मानेंगे, उस लिहाज से नहीं मानेंगे, और बाकी डॉक्यूमेंट्स को तो किसी भी लिहाज से नहीं मानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब जो बिल्कुल देश के स्टैंडर्ड मान्य डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, उनको किसी तरह से नहीं मानेंगे। जो दस्तावेज लोगों के पास हैं उन्हें नहीं मानेंगे, जो नहीं है वो मांगेंगे। ये चरित्र बिल्कुल बना रहा। इन दस्तावेजों का कैसे सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है। बस ईआरओ खुद तय करेगा। और ईआरओ का मतलब एसडीएम, एसडीएम का मतलब सरकार, सरकार का मतलब रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का दबाव होगा, प्रेशर होगा, और जो कहा जाएगा उसके बेसिस पे दबाव के अंदर काम करने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। और यही खतरा है कि टारगेटेड, मैंने कहा ना अब बम नहीं, अब बंदूक है, अब टारगेटेड है कि फला व्यक्ति को निकालना है, आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? एक आर्बिट्ररी, एक मन मर्जी की प्रक्रिया यहां चलाई जा रही है, वो बदला नहीं है। जो एसआईआर अब पहले से भी ज्यादा नागरिकता की जांच का एक औजार बन रहा है। जो पहले कहा गया था कि एसआईआर दरअसल एसआईआर नहीं है, ये तो एनआरसी है पिछले दरवाजे से, और इसके बारे में संदेह थे, भ्रम थे। लेकिन अब जो एसआईआर का स्वरूप आया है वो सीधे सीधे नागरिकता की जांच करने का औजार है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है।
पहले क्या था? पहले ये था कि सब व्यक्तियों से एसआईआर में जो बिहार में हुआ, उसमें सब व्यक्तियों से कहा गया था कि आप एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, फॉर्म के साथ दस्तावेज दीजिए, अगर आपके दस्तावेज सही होंगे तो ठीक है, नहीं है तो आपको नोटिस मिलेगा। जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं होगा उसका नाम कट जाएगा, जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म है लेकिन जिसका दस्तावेज सही नहीं है उसे नोटिस मिलेगा। अब क्या है? आप सबसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, फॉर्म में ये साबित कीजिए कि 2002, 3, 4 में आपका रिश्तेदार था जिसका नाम वोटर लिस्ट पे था, और अगर नहीं था तो आपको नोटिस मिलेगा। तो अब 20, 25, 30% चुनाव आयोग खुद कहता है हमने 75 से 80% लोग मैप कर लिए हैं, इसका मतलब है 20 से 25% लोगों को नोटिस मिलेगा। बंगाल में चुनाव आयोग के हिसाब से जो अखबारों की खबर है कि सिर्फ 55% नाम मैच हुए हैं, जिसका मतलब 45% लोगों को उसे ये मिलेगा, नोटिस मिलेगा। और नोटिस का मतलब अब आपको नागरिकता साबित करनी होगी। तो एक मायने में पहले से भी ज्यादा खतरनाक है ये एसआईआर का राष्ट्रव्यापी स्वरूप, क्योंकि अब ये मुख्यतः नागरिकता की जांच करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। और मजे की बात क्या पता है? इतना फोकस नागरिकता पे, इतना फोकस कि भाई सिर्फ सिटीजन ही बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, सिटीजन ही बन सकता है। ये किसने कहा कि जो सिटीजन नहीं है उसे आप वोटिंग राइट दे दो? लेकिन जब एक सवाल इनसे पूछा जाए कि साहब इतना आपने किया, बिहार में पूरा किया, 8 करोड़ लोगों की आपने छानबीन की, कितने विदेशी निकले? ये सवाल मैं बार बार पूछ चुका हूं। मैं अपनी तरफ से अपने अनुमान के आंकड़े भी आपके सामने दे चुका हूं। अनुमान मेरा यह है कि आपको दहाई में नहीं मिलेगा आंकड़ा, शायद हो सकता है दहाई पे, वो सैकड़े में नहीं जाएगा ये आंकड़ा। नहीं मिला। उसे आज भी चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। तो सारा इंपॉर्टेंट चीज ये है, नागरिकता की जांच करेंगे। अच्छा, पूरे बिहार में कितने मिले आपको गैर नागरिक? नहीं नहीं, ये सवाल का उत्तर नहीं देंगे। आज बिल्कुल स्पष्ट जर्नलिस्ट ने, इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ ने सवाल पूछा, और चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ने एकदम चुप्पी साध ली। ना हाँ ना ना, ना इस ये कहना कि इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बस चुप। कोई आंकड़ा नहीं, कोई नहीं, पूरे देश पे लटका रखा है। कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। पूरा झारखंड का चुनाव इस पे किया गया, विदेशी विदेशी घुसपैठिए। फिर बिहार में विदेशी घुसपैठिए। चलिए झारखंड में तो कोई एसआईआर नहीं हुआ था, बिहार में तो आपने छलनी लगा ली, एसआईआर कर लिया। अब बता तो दीजिए कितने? कोई जवाब नहीं। क्योंकि असली खेल ये नहीं, असली खेल ये है इस तलवार को लटकाए रखना, और इसका इस्तेमाल करके जिसे वोटर लिस्ट से बाहर करना है उसे बाहर करने की ताकत अपने हाथ में रखना। पूरे खेल को एक तरफ से, एक पूरे लेवल प्लेइंग ग्राउंड को एक एक तरफा कर देना। तो मोटी बात ये, तो आखिरी सवाल है कि अगर चुनाव आयोग के पास विकल्प थे तो फिर ये एसआईआर ही क्यों? क्योंकि विकल्प थे। याद रखिए, जो मैंने आपको दस्तावेज दिखाया था 2002-3 का, सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमने पेश किया था, यह दस्तावेज है जो कि 2002-3 में जिसके आधार पे ऐसा ऐसा इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। अगर चुनाव आयोग ठीक वही प्रक्रिया कर ले, कोई ऐतराज नहीं, आप कर लीजिए ना। मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, वोटर लिस्ट में संशोधन हो, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, होना चाहिए। आप गहन परीक्षण करना चाहें जरूर कीजिए। मृत लोगों को, अवैध लोगों को, घुसपैठियों को निकालना चाहें जरूर निकालिए, लेकिन वो करने के आपके पास स्टैंडर्ड तरीके हैं, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? सीधा सा तरीका है कि आप हाउस टू हाउस विजिट कीजिए, जो कि पहले भी 2002-3 में हुआ था। जिनके नाम जोड़ने हैं जोड़िए, काटने हैं काटिए, और जिन पर विशेष शक हो उनसे दस्तावेज मांग लीजिए। जिसकी नागरिकता के बारे में शिकायत मिले उसकी जांच कर लीजिए। और आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, और सारी वोटर लिस्ट को ठीक कर लीजिए। ये तो हो नहीं सकता ना कि बिहार की वोटर लिस्ट में कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए नामों, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाए,
मैंने कोई गंभीरता नहीं है इसके बारे में। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और जो नहीं करना चाहिए वो जरूर करेंगे। सो कुल मिलाकर ये जो एसआईआर का दूसरा चरण आया है, उसमें कुछ सहूलियत है, कुछ आसानी है। देखने में लगेगा कि हाँ, पहले से तो बेहतर है। जितना बदहवासी, जितनी बद इंतजामी बिहार में हुई थी वैसी तो नहीं। लेकिन याद रखिए, ये तो चुनाव आयोग की सहूलियत के लिए, मेरी आपकी सहूलियत के लिए नहीं है। ये जो औजार है, ये जो हथियार है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट की सफाई के लिए नहीं, सफाई के लिए बना है। ये एक हथियार है। इसलिए फिर मैं वही कहूंगा, एसआईआर जन विरोधी है, एसआईआर संविधान विरोधी है, एसआईआर लोकतंत्र विरोधी है। ये जो मूल चरित्र है एसआईआर का, ये नहीं बदला है। और जब तक ये चरित्र नहीं बदलता एसआईआर का, एसआईआर का विरोध होगा, करना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के संविधान की मूल भावना यह है कि सब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो। एसआईआर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो यूनिवर्सल शब्द है, उसमें कटौती, कैंची चलाने की प्रक्रिया है। और जिसे जिसे इस देश के संविधान में विश्वास है, उसे इसी निष्कर्ष को दोहराना पड़ेगा कि एसआईआर संविधान विरोधी है, जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। और ऐसे एसआईआर का विरोध करना, ऐसे एसआईआर के खिलाफ खड़े होना संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। शुक्रिया।